इस फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पढ़े, एक दो छोटे छोटे रिजल्ट्स भी पढ़े, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम कुछ और नई डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ई और एफ दो इवेंट हैं और एफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज डिफाइंड बाय probability of E given F is equal to, this is the notation, this probability is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. Roughly speaking, ये probability इस तरह से है कंडीशनल। गिवन F मीन्स कि F जो है वो अक्कर हो चुका है, आपको पता चल गया है, पहले ही आपको बता दिया गया है कि F जो इवेंट है वो हो चुका है। अब आप बताओ कि E के होने के कितने चांसेस हैं। तो वो निकालने के लिए आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको E भी चाहिए और F के साथ चाहिए, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्योंकि अब सैंपल स्पेस की जगह पर आप यूज करोगे F को। एग्जाम्पल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। लेट टू फेयर डाइस बी रोल्ड। मान लेते हैं कि दो डाइस को रोल किया गया है एक साथ। फेयर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो 6 उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें से कोई भी आ सकता है, सभी की चांसेस जो है वो सेम है। इफ द सम ऑफ 7 इज ऑब्टेन्ड, ये हमें पहले ही पता चल गया कि सम जो है वो 7 आ चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 2। इस चीज के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी कि उन दोनों में से एक पर 2 आया हो। दोनों पर तो 2 आ नहीं सकता, क्योंकि फिर तो सम जो है वो 4 हो जाएगा। तो कम से कम एक पर, या यूं कहें कि एक डाइस जो है उस पर आपको 2 मिला। तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक जो डाइस है उसके पॉसिबल 6 आउटकम्स हैं, तो 6 × 6 36 ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए सैंपल स्पेस में। अब हमने E और F दो इवेंट्स मान लिए। E जो है वो है सम ऑफ 7 इज ऑब्टेन्ड, और F जो इवेंट है वो है एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 2। तो E जो है उसके अंदर सम जो है 7 आने के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो है 1 6, फर्स्ट डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए, या फर्स्ट पर 6 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। तो इस तरह से 2 5 5 2 4 3 3 4, तो 6 जो है इसके अंदर एलिमेंट हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक डाइस पर 2 हो, गिवन दैट जो सम है वो 7 है। तो इसकी बाय डेफिनेशन हमें ऊपर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन और नीचे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमने निकाल लिया। सिंपली E के अंदर जो है 6 एलिमेंट थे और सैंपल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट थे, तो दोनों को जो है 6/36। मैंने इसको सिंप्लीफाई भी नहीं किया, क्योंकि अभी बाद में एक साथ कर लेंगे। अब F के अंदर तो 11 एलिमेंट है। ये कहता है एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 2, कि भाई फर्स्ट पर 2 आ जाए और सेकंड पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ जाए, तो 6 आउटकम हो गए। और दूसरी पे 2 आ जाए और पहली में कोई भी आ जाए, ये भी 6 हो गए, तो ये तो 12 होने चाहिए। लेकिन एक एलिमेंट जो 2 एलिमेंट है वो इनमें रिपीट हो गया। तो F में 11 एलिमेंट है, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं। हमें तो चाहिए E इंटरसेक्शन F, यानी कि जिसमें कम से कम एक 2 भी हो और सम भी 7 हो। तो ऐसे तो केवल 2 एलिमेंट हैं, 2 5 और 5 2। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 2/36। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, वो हो गई 2 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 36, और वो 36 से 36 कैंसिल होकर क्या बच गया 1/3। अब जैसे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी था, ऐसे ही क्योंकि अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ लिया है, तो अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये डेफिनेशन से एकदम से क्लियर हो जाता है। लेट पी ए गिवन बी डिनोट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रूफ में हम कुछ नहीं, इसकी डेफिनेशन यूज कर लेंगे बस, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई बी की, और इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आपको मिल गया मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसको यूज कर लेते तो ये मिल जाता। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। A fair coin is tossed 4 times. Find the probability that they are all heads if first 2 tosses results in heads. एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि चारों बार हेड आए, और ये हमें पहले ही पता है कि पहले जो 2 थ्रो थे उनमें हेड आ चुका है। तो इसके सैंपल स्पेस में, क्योंकि एक जो कॉइन है उसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, हेड या टेल, तो 4 कॉइन्स के पास 2 रेज़ टू द पावर 4 यानी कि 16 जो है चॉइसेस हैं, तो सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट्स हो गए। ई हमने मान लिया कि 2 टॉसेज रिजल्ट्स इन हेड, जो कि हो चुका है कि 2 जो है फर्स्ट वाले हेड आ चुके हैं, लेकिन हमने मान लिया 2 टॉसेज रिजल्ट्स इन हेड्स। इफ फर्स्ट 2 टॉसेज रिजल्ट्स इन हेड्स, हमने ई मान लिया 2 टॉसेज रिजल्ट्स इन हेड्स, तो उसमें हमारे पास एच 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 एच, ये देखिए फर्स्ट टू रिजल्ट्स इन हेड्स, तो पहले 2 अगर हमने फिक्स कर दिए हैं कि ये तो हेड हैं, तो बाकी जो 2 बचे उन्हीं के पास चॉइस बचती है, और वो चॉइस है 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4। सो एफ है ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स में तो एक ही चॉइस है कि चारों के चारों हेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हमें निकालना है कि ये तो हमें पता है कि फर्स्ट 2 हेड आ चुके हैं, और एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारे ही हेड आए, तो इंटरसेक्शन में देखो कितने एलिमेंट हैं, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई की प्रोबेबिलिटी तो अभी अभी हमने देखा कि ई के अंदर तो एलिमेंट 4 थे, और तो इसकी तो होगी 4/16, लेकिन इंटरसेक्शन में एफ और ई के इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट क्योंकि ई में भी है, तो इंटरसेक्शन में ये एक ही एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/16, और ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/16, तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही आपको मिलेगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन। 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर एक के होने या ना होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े। 2 events A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the other event. So mathematically आप ये दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं एग्जाम में, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है, और ये आप एग्जाम पर्पज़ के लिए ये यूज कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी के होने का ए की प्रोबेबिलिटी ए के होने पर कोई फर्क ना पड़े, ए
अक्कर हुआ है या नहीं हुआ है उसको देखने की ज़रूरत ही ना हो। जो ए की प्रोबेबिलिटी है वही ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी हो। तो यहाँ पर ए गिवन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको अगर ध्यान हो तो वो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर इसको उससे रिप्लेस कर दें तो जो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी और आपको ये एक और डेफिनेशन मिल जाएगी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू probability of A into probability of B। इन जनरल जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो कहता है कि probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A। यानी कि सीधा probability of A into probability of B नहीं कहता, दूसरा जो probability है उसमें ये मान के चलता है कि क्योंकि वो अक्कर हो चुका है तो कंडीशनल probability आती है। लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो एक के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ से भी सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी थी उसकी जगह पर ये यूज कर लो तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। दिस कैन बी यूज्ड एज सेकेंड डेफिनेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन की तरह आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। A couple went for an interview for 2 vacancies। हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं किसी इंटरव्यू पर और 2 वैकेंसी हैं। अब ये जो 2 वैकेंसी हैं ये लिखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो इवेंट है, इवेंट क्या है पहले देख लेते हैं। अगेंस्ट सेम पोस्ट 2 वैकेंसी हैं और 2 हस्बैंड और वाइफ दोनों जाते हैं इंटरव्यू के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/6। पहले ही हमें पता है कि हस्बैंड के सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं और वाइफ के चांसेस कितने हैं। तो ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये 4 क्वेश्चन इसने फ्रेम कर दिए कि दोनों सिलेक्ट हो जाएं, केवल एक सिलेक्ट हो, कोई भी सिलेक्ट ना हो, कम से कम एक सिलेक्ट हो जाए। तो इसमें यहाँ पर मैं जो कह रहा था कि 2 वैकेंसीज हैं, इससे जो उनके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन की जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर एक ही वैकेंसी होती तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि फिर एक का सिलेक्शन होते ही जो दूसरे की प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती, यानी कि एक का सिलेक्शन या सिलेक्शन होना या न होना दूसरे के सिलेक्शन को अफेक्ट करता। तो उस केस में ये जो इवेंट थे सिलेक्शन होना ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन अब क्योंकि 2 वैकेंसी हैं तो एक का सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी दूसरे की सिलेक्शन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल है। तो इंडिपेंडेंट के लिए जो प्रोडक्ट रूल है जो अभी अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो इसके भी चांसेस 1/6 हैं। ई हमने मान लिया हस्बैंड इज सिलेक्टेड और एफ मान लिया वाइफ इज सिलेक्टेड। दोनों इवेंट बना लिए, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको पहले ही पता है। तो ये हमने बता दिया कि एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन से। सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब इन चारों को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कहता है ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। सेकंड है कि एक सिलेक्ट हो जाए, एक सिलेक्ट हो जाए ई और एफ बट नॉट बोथ, दोनों नहीं। एटलीस्ट वन में तो वो ऑप्शन भी है कि एक सिलेक्ट हो या दोनों हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली एक का सिलेक्शन होगा तो या तो ई का होगा एफ का नहीं होगा, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, या ई का नहीं होगा एफ का सिलेक्शन होगा। अब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, इनकी भी प्रोडक्ट हो जाएगी और बीच में सम है। तो नोट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आती है, जो प्रोबेबिलिटी एफ की थी 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये, तो इस तरह से ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 13/2
30 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी सिलेक्ट ना हो, ई बार एंड एफ बार, तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होने के कारण केवल इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। और बार हमने यहाँ पर भी निकाले थे, ये 3/5 था और ये शायद 5/6 आया था क्योंकि 1/6 थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई बार है 1 - 1/6 5/6 हो गया था इस तरह से, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 1/2 आ गई। एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, इसको हमने दूसरे रिवर्सल दूसरा तरीका यूज कर लिया है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज सिलेक्टेड, कि एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कम से कम एक ज़रूर सिलेक्ट हुआ है। इस तरह से भी हम कई बार क्वेश्चन को सिंपल बना लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड जो है उसमें क्या होता कि ई और एफ निकालते और ई एंड एफ, मतलब दोनों की भी निकालते और एक एक की भी निकालते और फिर उसको सम करते। उससे अच्छा है तीन तीन प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय एक ही निकाल लो, और वो भी हमने निकाल रखी है नन इज सिलेक्टेड। नन इज सिलेक्टेड अभी अभी निकाला था 1/2 आया था, तो ये आसान है कि 1 माइनस नन इज सिलेक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट करना आसान है, 1/2 आ जाएगा। अगर हम इसको 1 माइनस नहीं करना चाहते और सीधा निकालना चाहते हैं तो देखिए ये क्या केस बनता है। एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड मीन्स एग्जैक्टली वन इज सिलेक्टेड और बोथ आर सिलेक्टेड, और से कनेक्टेड है, एडिशन लॉ लगेगा। तो ये 13/30 प्लस 1/15 दैट इज 2/30, तो 13/30 प्लस 2/30 इज 15/30, वही आ जाता है 1/2। ठीक है, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज बी जो है वो श्योर इवेंट नहीं है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट गिवन बी नोट इज दिस। तो ये जो है डेफिनेशन लगा दो पहले, तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई बी नोट की प्रोबेबिलिटी, और फिर इंटरसेक्शन की यहाँ पर हम डी मॉर्गन लॉ लगा देते हैं, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू ए यूनियन बी नोट, और इसका हमें पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये इसके साथ मैच कर गया। तो यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ भी यूज हुए हैं, आपने सेट थ्योरी में पढ़े हैं, तो बड़े सिंपल से हैं, बस ये यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन जो है यूनियन में, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, एंड कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। यानी कि इंटरसेक्शन, यूनियन और कंप्लीमेंट को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो तो यूनियन जो है वो यूनियन ना रहकर इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक थ्योरम है और इससे रिलेटेड हम पहले थ्योरम को प्रूव करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो है हम एग्जांपल्स देखेंगे। बेज थ्योरम किस तरह से हम इसका यूज करते हैं एग्जांपल्स में, वो तो एक दो एग्जांपल देखने के बाद पता चलेगा। अभी हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। A1 A2 AN जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो सैंपल स्पेस था S, उसको A1 A2 AN जो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स हैं उनमें तोड़ लिया गया है, यानी कि ये आपस में तो डिसजॉइंट है, कोई भी दो उठाओ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा और यूनियन जो है वो S के बराबर हो जाएगी। और फिर आपको पता है कि ए आईज की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है सभी की अलग अलग। देन फॉर एनी इवेंट बी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई और इवेंट ले लिया बी कोई भी, तो ये थ्योरम जो है
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ए आई गिवन बी निकालना सिखाती है हमें, उसका फार्मूला देती है कि एक पर्टिकुलर ए आई, ये जो n इवेंट थे इनमें से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है गिवन बी, तो वो ये फार्मूला है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। इसका उल्टा इस तरह से याद रख सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। अब ये है एक ए आई के लिए अगर निकालना चाहते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन बी, तो ये ith के लिए जो टर्म है ये आएगी, और नीचे इस तरह की जितने भी टर्म्स हैं n टर्म्स होंगी, क्योंकि a1 के लिए अलग होगी, a2 के लिए अलग होगी, अप टू an जाएगा, उन सब का सम होगा। तो याद रखनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कब अप्लाई कर सकते हो, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन a1 पता हो, बी गिवन a2 भी पता हो, बी गिवन an भी पता हो, यानी कि इस तरफ से तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज सारी पता हो, ए आईज की प्रोबेबिलिटीज भी सारी पता हो, और दूसरी तरफ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी हो, ए आई गिवन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, और बी गिवन ए आई की आपको गिवन हो, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इसमें रख पाएंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं हम पढ़ेंगे और बड़े आसान लगेंगे, और ये भी आइडिया हो जाएगा आपको कि किस किस एग्जाम्पल्स में हम बेज थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि यूज बेज थ्योरम टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी। ये आपको ही डिसाइड करना है कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगेगा या बेज थ्योरम लगेगी। तो बेज थ्योरम से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े अलग तरह के ही मिलेंगे, उसमें जितने भी ये n तो नहीं होंगे, 3, 4 इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स गिनती के ही होंगे, 3-4 होंगे, लेकिन उन सब की प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी, और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी उससे उल्टी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अदर वे राउंड जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो भी आपको गिवन होंगे या आप उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते होंगे, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ही देखते हैं। इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी either guesses or copies or knows the answer to MCQ with 4 choices। एक एग्जाम है, MCQ टाइप के उसमें क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 चॉइस गिवन है, और एक जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम देने वाला है वो, उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो क्वेश्चन का उसको पता है आंसर, वो श्योर है, या फिर वो कहीं आगे पीछे से साइड से कहीं से कॉपी कर लेता है, या फिर वो प्योरली गैस लगा देता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता, रैंडमली चारों में से किसी एक पर टिक कर देता है। अब आपको कुछ गिवन भी होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस इज 1/3, यानी कि हर 3 में से एक क्वेश्चन की वो गैस लगाता है। 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो उसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को गैस किया है, और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर करेक्ट होगा, गिवन दैट ही कॉपीड इट, नहीं निकालनी नहीं, अच्छा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है कि उसका अगर वो कॉपी करता है तो उसके आंसर करेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 1/8 है। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, बाकी भी हम निकाल लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट,
उसने आंसर करेक्ट दिया है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि वो आंसर जानता था। तो देखिए पहले हम इवेंट्स बनाते हैं। 3 इवेंट तो ये हो गए कि वो गैस करता है, वो कॉपी करता है या वो आंसर को जानता है, और एक इवेंट ये हो गया कि उसने जो है आंसर करेक्ट जो है आंसर दिया है। तो ए जो है वो हमने मान लिया है कि गैस करता है आंसर को, बी हमने मान लिया है इवेंट कि वो कॉपी करता है, और सी हमने मान लिया है कि वो आंसर जानता है, ही नोज द आंसर, और डी है ही आंसर्स करेक्टली, कि उसने ठीक आंसर दिया है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, ए बी सी डी की टर्म्स में हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, क्योंकि उसने आंसर जो है वो तो ठीक दिया है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी। तो हमें किन की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी। इन तीनों की आई थिंक हमें पता है। 1/3 है गैस की, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि यही 3 ऑप्शन है उसके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होगा 1 - 1/3 - 1/6। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब 3 प्रोबेबिलिटीज हमें चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, डी गिवन ए, डी गिवन बी, डी गिवन सी। अब ये देखते हैं, इसमें से भी एक तो आपको दे रखी है, आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट। सो डी गिवन बी आपको दे रखी है, दैट इज 1/8। ये दो आपको निकालनी है। इनके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉमन सेंस तो हमारे पास है। ही आंसर्स करेक्टली एंड एग्जामिनी नोज द आंसर, दैट इज डी गिवन सी। उसने ठीक आंसर दिया है, दिया हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर वो आंसर जानता हो तो ये हमें पता है 1 है, अगर वो जानता ही है तो फिर ठीक ही आंसर देगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी इज 1। ये तो श्योर है कि अगर वो जानता है आंसर तो फिर वो ठीक ही आंसर देगा। अब बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए। ए जो है वो गैस करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस, ऐसे क्वेश्चन को। तो डी गिवन ए क्या हो गई 1/4, क्योंकि 4 में से एक चॉइस ठीक है और वो गैस करता है, तो गैस करता है, गैस किया है उसने और फिर ठीक आंसर उसका हो, इसके चांसेस कितने हैं 1/4। तो अब क्योंकि हमें सारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज हैं वो पता हैं, तो हम बेज फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये हमने सारी निकाल ली, ये गिवन थी, ये गिवन थी, ये गिवन थी, तीनों गिवन थी। सी की हमने निकाल ली 1 - 1/3 - 1/6 करके 1/2 आ गई। ये हमें पता है गैस करता है तो 1/4 चांसेस हैं उसके ठीक आंसर देने के, और अगर वो जानता है आंसर तो फिर उसके ठीक आंसर देने के चांसेस जो है वो श्योर इवेंट है 1 है। बेज थ्योरम अप्लाई कर दी, तो ये जो दो टर्म थी यहाँ से हमने उठा ली, डी गिवन सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। डी गिवन सी तो 1 था और सी की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, तो ऊपर तो आ गया 1/2 और नीचे जो है इन इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स का सम, तो इनमें से एक तो 1/2 होगा, दूसरा जो है 1/3 इंटू 1/4 होगा, और एक 1/6 इंटू 1/8 होगा, ये यहाँ पर ही है। तो इन तीनों का सम करेंगे 29 डिवाइड बाई 48, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 24 डिवाइड बाई 29। तो ये एग्जाम्पल था बेज थ्योरम का। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ये एग्जाम्पल काफ़ी रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक आइटम को मैन्युफैक्चर किया गया 3 फैक्ट्रीज में, F1, F2, F3 में,
कोई भी आइटम है, सपोज लैपटॉप है, कोई नट बोल्ट है, कुछ भी है। The number of units of the items produced by F1, F2, F3 as 2x, x, x respectively। यानी कि जितनी यूनिट F2 में प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही F3 में, और F1 में इनसे दुगनी या यूँ कहीं इन दोनों के इक्वल। इट इज़ नोन दैट 2% जो आइटम है जो F1 में प्रोड्यूस होते हैं वो डिफेक्टिव है, F2 के 4% आइटम डिफेक्टिव है, F3 के इट इज नोन दैट 2%, अच्छा F1 और F2 दोनों के 2% डिफेक्टिव हैं और F3 के 4% आइटम डिफेक्टिव हैं। सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ रख दिया गया और एक यूनिट को रैंडमली चूज किया गया और वो डिफेक्टिव मिली, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो F1 से आई हो, F3 से आई हो, F2 से आई हो, इस चीज़ की कितनी चांसेस हैं। तो F1 से आई है, F1 से मैन्युफैक्चर हुई है, इसकी इवेंट को हम मान लेते हैं, लेट अस से इसमें देखते हैं F1 ही मान लिया है, ABC मान लिया है, ABCD। तो A तो हमने मान लिया कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, BCD मान लिया है कि B तो मान लिया है कि वो डिफेक्टिव यूनिट जो है F1 से आई है, C को मान लिया F2 से आई है, D को मान लिया F3 से आई है। तो हमें पता है इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का, B, C और D की प्रोबेबिलिटीज़ का हमें पता है, क्योंकि उसके 2% डिफेक्टिव वर्ड यहाँ पर ठीक नहीं है, इसको मत यूज करो। बी का मतलब है एक कोई भी रेंडमली हम सिलेक्ट करते हैं तो F1 से मिले, सी आप ले लो कि F2 से मिले, और डी मान लो कि आप F3 से मिले। डिफेक्टिव ये यहाँ पर जो है मिस्टेक है, डिफेक्टिव वर्ड नहीं आएगा। सो बी जो है, जितनी भी यूनिट हैं, जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, जितनी भी वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, उसमें से आधी तो अकेले बी से आती है, F1 से आती है, यानी कि वो बी प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी, फिर 1/2 होगी। कोई भी रेंडमली सिलेक्ट करते हैं तो वो F1 फैक्ट्री से आया होगा, इसके चांसेस 1/2 हो गए, और इनके 25% आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है रेंडमली सिलेक्टेड आइटम की वो 1/4 है दोनों की। अब है डिफेक्टिव, ए गिवन बी का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है और बी का मतलब है वो F1 फैक्ट्री से आया है। तो हमें पता है F1 फैक्ट्री जो है वो 2% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है, तो 1/50, 2/100 मतलब 1/50 आ गया ये। ऐसे ही ए गिवन सी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो F2 से आया है, तो इस चीज़ के कितने चांसेस है कि वो डिफेक्टिव होगा, वो 1/50 है, क्योंकि उसमें भी 2% डिफेक्टिव है। लेकिन F3 में 4% डिफेक्टिव है, तो F3 से अगर आइटम आया है तो इसके कितने चांसेस हैं कि वो डिफेक्टिव होगा, वो 4/100 मतलब 1/25 है। अब हम ये, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है तीनों ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि डिफेक्टिव आ चुका है तो वो F1 से आया होगा, F2 से आया होगा, इसके कितने चांसेस है, F3 से आया होगा, इसके कितने चांसेस हैं। तो हमें बेज थ्योरम में इसका उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये उल्टे ही हैं, तीनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली हैं, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज भी लिख ली है। तो अब हमारा काम है केवल बेज थ्योरम को अप्लाई करना। सो बी गिवन ए किसके बराबर होगा, ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका उल्टा कर दो, बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऐसी ऐसी बाकी टर्म्स भी नीचे आएंगी, ये भी आएगी खुद, और ऐसी ऐसी बाकी टर्म्स क्या होंगी, ए गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए गिवन डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2/5। सिमिलरली डी गिवन ए निकालना है तो यहाँ पर ये डी वाली टर्म आ जाएगी, नीचे तो यही रहेगा, नीचे तो दोनों तीनों में यही रहेगा, ऊपर वाली टर्म बदल जाएगी, इसमें ये वाली टर्म है तो इसके अंदर डी वाली टर्म जो ये थर्ड टर्म थी लास्ट में, तो ये 1/25 इंटू 1/4 ये थी, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, और थर्ड में जो है ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो
एक अगर आप निकाल लेते हो तो बाकी भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था बेज थ्योरम का, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आती है जब दूसरी तरफ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता हो सारी, और सारी प्रोबेबिलिटीज आपको पता हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आपको दे देती है। किसी और लेक्चर में हम इसका प्रूफ देखेंगे। इस लेक्चर में अगर हम इसको प्रूव करने लगे तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका प्रूफ जो है वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है उसको ताकि देख सकते हैं। अच्छी बुक्स में इसके प्रूफ मिल ही जाते हैं और बड़े ही सिंपल प्रूफ हैं। बाबूराम जी की बुक भी कंसल्ट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल्स जो हैं ये एक एक दो जो एग्जाम्पल्स मैंने हर टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस किए हैं, यही एग्जाम्पल्स नहीं हैं। आप बुक्स उठाकर देखोगे तो बहुत सारे इससे भी सिंपल एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, इससे डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। तो आप अपने लेवल के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है उनको सोल्व कर सकते हो। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इंटरनेट पर भी आप अगर आप टाइप करेंगे प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल्स या प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स तो बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगी। तो अपने अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल्स का यहाँ पर मकसद ये था कि आप डेफिनेशंस को, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सको और अपना जो अपनी प्रैक्टिस है बुक्स से वो और अच्छे तरीके से कर सको। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।